नमस्कार। समसामयिक विषयों पर राज्यसभा टीवी के खास कार्यक्रम विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक डोभाल। महाभियोग, ये शब्द एक बार फिर देश में चर्चा में है। सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ संसद में महाभियोग लाए जाने की चर्चा ने भारत में महाभियोग और उसके प्रक्रियाओं के विभिन्न आयामों पर एक नई बहस को जन्म दे दिया है। इस मामले की शुरुआत तब मानी जाती है जब मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कई मुद्दों पर असहमति व्यक्त करते हुए उन पर गंभीर आरोप लगाए थे। बाद में मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने इन आरोपों को लेकर सरकार पर हमला बोला और चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग लाने की बात कही थी। लेकिन उस वक्त विपक्षी दल इस मामले पर एकजुट नहीं हो पाए। लेकिन अब कांग्रेस की अगुवाई में देश के 7 राजनीतिक दलों ने सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग चलाने के लिए उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को नोटिस दिया है। आपको बताएं कि भारत के किसी भी राष्ट्रपति को अब तक महाभियोग का सामना नहीं करना पड़ा है, लेकिन न्यायाधीशों के विरुद्ध कई मौकों पर महाभियोग लाया जा चुका है। आज विशेष में बात करेंगे महाभियोग प्रस्ताव की, उसके तमाम पहलुओं की। आपको विस्तार से समझाएंगे कि किन परिस्थितियों में महाभियोग लाया जा सकता है और उसकी प्रक्रिया क्या है। साथ ही साथ आपको ये भी बताएंगे कि दुनिया के दूसरे देशों में महाभियोग के कौन कौन से उदाहरण हमें मिलते हैं। तो शुरू करते हैं आज का विशेष। तो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग प्रस्ताव का नोटिस दिया है। कांग्रेस समेत 7 विपक्षी दलों ने राज्यसभा सभापति वेंकैया नायडू से मुलाकात कर उन्हें यह प्रस्ताव सौंपा है। विपक्षी पार्टियों की कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद की अगुवाई में हुई बैठक में इस पर फैसला लिया गया। कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने प्रधान न्यायाधीश दीपक मिश्रा को हटाने के लिए महाभियोग प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। कांग्रेस नेता गुलाम नबी आजाद के नेतृत्व में संसद भवन में हुई बैठक में इस पर निर्णय लिया गया। इस प्रस्ताव पर कांग्रेस, बीएसपी, समाजवादी पार्टी, सीपीआई, सीपीएम और एनसीपी समेत 7 पार्टियों के 71 सांसदों ने हस्ताक्षर किए हैं। हालांकि इनमें से 7 सांसद रिटायर हो चुके हैं। इस तरह इसमें से अब केवल 64 सांसदों के हस्ताक्षर मान्य होंगे। हालांकि महाभियोग प्रस्ताव लाने के लिए ये संख्या भी न्यूनतम आवश्यकताओं को पूरा करती है। विपक्ष ने भारतीय संविधान की धारा 124 के तहत मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने का फैसला किया है। देखिए, ये एक इम्पीचमेंट मोशन इन्होंने मूव किया है और इसका रिक्वायरमेंट सिर्फ 50 एमपी का है, तो इसलिए 50 एमपी से ज्यादा इनके पास हैं, तो इन्होंने मूव कर दिया है। लेकिन मेरे ख्याल से बड़ा डेंजरस ट्रेंड है ये, और इस ट्रेंड को अगर हम लोग बढ़ावा देंगे तो कल को अगर कोई पार्टी ऐसी पार्टी हो जिसके पास ब्रूट मेजोरिटी होगी तो किसी भी जज को हटा सकता है उसके खिलाफ अगर जजमेंट आए तो। और टाइमिंग आप देख लीजिए, टाइमिंग मोशन मूव हो रहा है लोया के जजमेंट के बाद। लोया सुप्रीम कोर्ट ने पाया है कि बिल्कुल पॉलिटिकली मोटिवेटेड केस था और लोया का जजमेंट आ जाता है, नेक्स्ट डे इम्पीचमेंट मोशन मूव होता है। इसलिए जहां पॉलिटिकली मोटिवेटेड पिटिशन सुप्रीम कोर्ट का फाइंडिंग हो, उस फाइंडिंग के बाद इम्पीचमेंट मोशन मूव किया जाना, तो इट्स अ वेरी सीरियस मैटर। इट इज एक्चुअली अटैक ऑन द क्रेडिबिलिटी ऑफ द इंस्टीट्यूशन इटसेल्फ। दरअसल सीबीआई जज बीएच लोया की मौत की नए सिरे से जांच कराने की याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को खारिज कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि ऐसी जनहित याचिकाएं कोर्ट का समय बर्बाद करती हैं। फैसला देने वालों में चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा भी शामिल थे। इस फैसले के बाद कांग्रेस ने प्रधान न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाने पर चर्चा करने के लिए कई विपक्षी पार्टियों से संसद भवन में चर्चा की। कांग्रेस ने आरोप लगाया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भी जज लोया की मौत से जुड़े बहुत सारे सवालों का जवाब नहीं मिला है। We have sought his removal under Article 217, read with Article 124(4) of the Constitution of India. इस बीच राज्यसभा में नेता सदन और वित्त मंत्री अरुण जेटली ने फेसबुक पर पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है कि कांग्रेस और उसके मित्रों ने महाभियोग को राजनीतिक हथियार बनाना शुरू कर दिया है। डराने के लिए इसका उपयोग किया जा रहा है। कदाचार का कोई आरोप साबित नहीं हुआ है और न ही विपक्ष के पास जरूरी संख्या बल है। ये पूरा मामला न्यायिक स्वतंत्रता के लिए गंभीर खतरा है। बीजेपी ने भी कहा है कि महाभियोग के जरिए कांग्रेस न्यायपालिका को डराने की कोशिश कर रही है।
न्याय प्रक्रिया की सारी मर्यादाओं का उल्लंघन कर कर, अपेक्षाओं को ताक पर रखकर गरिमा के खिलाफ, न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ काम कर रहे हैं और इनके इस व्यवहार से पूरे देश के हर प्रकार के लोकतांत्रिक संस्थानों को बहुत नुकसान हो रहा है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव 5 मुद्दों को लेकर रखा गया है, जिसमें पहला प्रसाद एजुकेशन केस का मामला है। विपक्ष का आरोप है कि जब से दीपक मिश्रा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, तब से कुछ ऐसे फैसले लिए गए हैं जो सही नहीं हैं। दरअसल चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को लेकर चर्चा सबसे पहले 12 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ जजों की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद हुई थी। भारतीय इतिहास में पहली बार सर्वोच्च न्यायालय के 4 वरिष्ठ जजों ने देश के सामने आकर सर्वोच्च न्यायालय में चल रही अनियमितताओं को लेकर संवाददाता सम्मेलन किया था। इस कॉन्फ्रेंस के दौरान जजों ने जज लोया की मौत के मामले को चिंता का विषय बताया था। बजट सत्र के दौरान भी महाभियोग विपक्ष के एजेंडे में था, लेकिन कुछ क्षेत्रीय पार्टियों ने इसमें शामिल होने से इनकार कर दिया था। इसके बाद इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था, लेकिन जज लोया पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद विपक्ष ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ महाभियोग लाने का फैसला किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। दरअसल महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संवैधानिक पदों पर बैठे हुए कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन के आरोप लगने पर चलाई जाती है। आइए जानते हैं महाभियोग क्या है और महाभियोग को लेकर संविधान में क्या प्रावधान है और कैसे पूरी होती है महाभियोग की प्रक्रिया। महाभियोग एक न्यायिक प्रक्रिया है जो संसद में कुछ विशेष पदों पर आसीन व्यक्तियों के खिलाफ संविधान के उल्लंघन का आरोप लगने पर चलाई जाती है। इन पदों में राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीश, भारत के निर्वाचन आयुक्त शामिल हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया राष्ट्रपति को हटाने के लिए उपयोग की जाती है। न्यायाधीशों पर महाभियोग की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 124(4) में है। इसके तहत सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के किसी न्यायाधीश पर कदाचार और अक्षमता के लिए महाभियोग का प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ किया जा सकता है, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट के खिलाफ किया जा सकता है और इसका जो इम्पीचमेंट, अल्टीमेट इम्पीचमेंट है वो 2/3 मेजॉरिटी से दोनों हाउस में पारित होगा, तभी वो इम्पीचमेंट मोशन सक्सेसफुल होगा। वो तो जज का इम्पीचमेंट होता है, वो तो प्रूव्ड मिसबिहेवियर और इनकॉम्पिटेंस, ये दोनों चीज़ों के ऊपर जज को इम्पीच किया जाता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 124 में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज को हटाए जाने का प्रावधान है। अनुच्छेद 124 के भाग 4 में ये प्रावधान है कि देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सिर्फ संसद ही उसके पद से हटा सकता है, लेकिन इसके लिए संसद में महाभियोग प्रस्ताव लाना जरूरी है। महाभियोग के जरिए न्यायाधीशों को हटाए जाने की प्रक्रिया का निर्धारण जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 द्वारा किया जाता है। अगर किसी न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाता है तो उसके लिए लोकसभा के कम से कम 100 सांसद और राज्यसभा के कम से कम 50 सांसदों के महाभियोग के प्रस्ताव पर हस्ताक्षर जरूरी है। इसके बाद इस प्रस्ताव को लोकसभा या राज्यसभा में से किसी एक सदन में पेश किया जाता है। लोकसभा में इस प्रस्ताव को पेश करने के लिए लोकसभा अध्यक्ष और राज्यसभा में सभापति की मंजूरी लेना आवश्यक है। लोकसभा अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति के पास ये विशेषाधिकार होता है कि वो प्रस्ताव को खारिज कर दें या फिर उसे स्वीकार करें। अगर प्रस्ताव खारिज हो जाता है तो महाभियोग की प्रक्रिया फिर से शुरू करनी पड़ती है। लेकिन अगर लोकसभा या राज्यसभा में प्रस्ताव स्वीकार हो जाता है तो फिर जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के तहत न्यायाधीश के खिलाफ लगे आरोपों की जांच के लिए एक कमेटी बनाई जाती है। इस कमेटी में 3 लोग होते हैं। इनमें से एक सुप्रीम कोर्ट का जज होता है और अलग अलग राज्यों के हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीशों में से एक जज और कानून का जानकार, जिसमें वकील, संविधान विशेषज्ञ या रिसर्च स्कॉलर हो सकता है। अगर कमेटी अपनी जांच में जस्टिस को दोषी पाती है तो फिर जिस सदन में महाभियोग के प्रस्ताव की शुरुआत की गई थी उस सदन में अपनी जांच रिपोर्ट रखती है। इसके बाद अगर वो सदन उस प्रस्ताव पर अपनी सहमति देती है तो फिर इसे दूसरे सदन में भेज दिया जाता है।
अगर दोनों सदन इस प्रस्ताव को 2/3 बहुमत से पास कर देते हैं तो उसके बाद इसे राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है और अगर राष्ट्रपति जज को हटाने के लिए अपनी मंजूरी देते हैं तो उसके बाद से जज अपने पद पर नहीं बने रह सकते। इसमें प्रक्रिया ये होगी कि एक बार जब इन्होंने अगर चेयरमैन अगर पास कर दे इस इम्पीचमेंट को, एक्सेप्ट कर ले इम्पीचमेंट को, तो फिर एक इंक्वायरी कमेटी सेटअप होगी। उस इंक्वायरी में कुछ जजेस वगैरह होंगे। इंक्वायरी के बाद जो रिपोर्ट होगा फिर उसको राज्यसभा एंड लोकसभा में पेश किया जाएगा और वहाँ 2/3 मेजॉरिटी से पारित हो जाए तो इम्पीचमेंट थ्रू हो जाएगा। वहाँ भी 2/3 मेजॉरिटी अगर ना मिले तो वहाँ भी रिजेक्ट हो जा सकता है। इसलिए कई स्टेजेस पे इस पे रिजेक्ट होने का स्कोप है इसमें। रिपोर्ट मिलने पर रिपोर्ट और मोशन हाउस के कंसिडरेशन के लिए रखा जाएगा और उसमें मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स और 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग, ये कंडीशन, ये स्पेशल मेजॉरिटी है जो कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट वगैरह के लिए उसमें प्रिस्क्राइब होता है। तो इस मेजॉरिटी से अगर पास होता है, एक हाउस में पास होता है फिर दूसरे हाउस में भेजा जाता है, वहाँ भी इसी मेजॉरिटी में पास हो जाता है तो फिर एड्रेस प्रेसिडेंट को देते हैं दोनों हाउस। उसमें प्रेसिडेंट से रिक्वेस्ट किया जाता है कि इनको रिमूव किया जाए तो प्रेसिडेंट तुरंत ऑर्डर निकालते हैं। ये है प्रोसेस इसका। लेकिन इससे पहले जिस व्यक्ति पर महाभियोग की प्रक्रिया चल रही होती है वो सदन में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है। हालांकि अंतिम फैसला सदन के हाथ में होता है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 56 के अनुसार महाभियोग की प्रक्रिया ही राष्ट्रपति को हटाने के लिए प्रयुक्त की जा सकती है। अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति को हटाने के लिए महाभियोग चलाने का आधार सिर्फ एक ही को हो सकता है और वो है संविधान का अतिक्रमण। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। हालांकि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग का ये पहला इस तरह का मामला है अगर ये नोटिस स्वीकार कर लिया जाता है तो। लेकिन आइए अब ये देख लेते हैं कि इससे पहले कब कब किन किन जजों के खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हुई। भारतीय संविधान में संवैधानिक पदों पर बैठे महत्वपूर्ण व्यक्तियों जैसे राष्ट्रपति, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जस्टिस वगैरह को पदों से हटाने की प्रक्रिया काफी कठिन है। संविधान निर्माताओं ने इस प्रक्रिया को इसलिए लंबा और जटिल बनाया है ताकि ये महत्वपूर्ण शख्सियत खुलेपन और निष्पक्ष भाव से अपने काम को अंजाम दे सकें। फिर भी अगर इनमें से कोई भी पदासीन व्यक्ति कदाचार या संविधान के उल्लंघन में लिप्त पाया जाता है तो उसके खिलाफ महाभियोग लाया जा सकता है। मौजूदा चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव को अगर मंजूरी मिलती है तो वो सुप्रीम कोर्ट के पहले जस्टिस होंगे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जाएगा। इससे पहले जिस तरह देश के चीफ जस्टिस को हटाने की प्रक्रिया है, ठीक वही प्रक्रिया हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस को भी हटाने की है। हमारे देश में पहले भी कई चीफ जस्टिस के खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया जा चुका है। ये एक गारंटी है एक हायर जुडिशरी के लिए कि सरकार किसी जज को बड़े आसानी से ना निकाल सके और उसको इसलिए सख्त बनाया गया है कि 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउस में चाहिए, क्योंकि अगर सरकार किसी को ऐसे हटाना उसके अगर हाथ में हो जाए तो फिर जुडिशरी को कंट्रोल कर सकता है और जुडिशरी को इंडिपेंडेंट स्टेचर देने के लिए, जजेस को ये फील कराने के लिए कि हाँ जो भी वो फैसला देंगे उनको निर्भय होकर फैसला दें, इस पर्पस के लिए एक ऐसा प्रावधान बनाया जाता है कि हटाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है जज को उसके ऑफिस से और उससे एक उसको सिक्योरिटी मिलती है अपने टेन्योर की। जस्टिस वी रामास्वामी पहले चीफ जस्टिस थे जिनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लाया गया। जस्टिस वी रामास्वामी पंजाब और हरियाणा के चीफ जस्टिस थे। 1991 में उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे। इसके अलावा उनकी नियुक्ति में भी गड़बड़ी की बातें सामने आई थीं। 1993 में उनके खिलाफ महाभियोग प्रस्ताव लोकसभा में लाया गया, लेकिन 2/3 बहुमत नहीं होने के कारण महाभियोग के पक्ष में बहुमत साबित नहीं हो पाया। हालांकि बाद में जस्टिस वी रामास्वामी ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था। अगर स्पेशल मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो पास नहीं होता, जैसे जस्टिस रामास्वामी के केस में हुआ था। तो मेरे ख्याल से सबसे पहले इम्पीचमेंट जो मोशन है वो हाउस में ये जो इंक्वायरी कमेटी है, स्पेशल कमेटी है,
उसके वहाँ से ये आ गया था उसके सामने, मतलब कमेटी ने इनको दोषी पाया है और उसके बाद वो हाउस में आया था, लोकसभा में आया था। तो लोकसभा में डिस्कशन भी हुआ था, 4-5 घंटे का मेरे ख्याल से वहाँ पर सुनवाई हुई थी उनकी। ये जज नहीं आए थे, उनके वकील आए थे। लेकिन उसके बाद जो वोट लिया गया तो उसमें मेजॉरिटी नहीं मिली, इसलिए वो मोशन पास नहीं हुआ है। वो सबसे पहला केस था। जहाँ तक मेरे को याद है, सुप्रीम कोर्ट जज से जस्टिस वी रामास्वामी, उनके खिलाफ हुआ था पहली बार और मामला पार्लियामेंट तक गया था और कपिल सिब्बल ने डिफेंड किया था वी रामास्वामी को पार्लियामेंट में और उन्होंने बहस किया था जाकर के पार्लियामेंट में उनकी तरफ से, क्योंकि मोशन डिस्कशन के पहले बहस होती है। तो मेरे को जहाँ तक याद है जो पार्लियामेंट तक गया है शायद एक वही केस गया है। बाकी कुछ अर्लियर स्टेजेस पे जहाँ स्टार्ट हुई है लोगों ने रेजिग्नेशन दे दिया है, बात ख़त्म हो गई है, बट पार्लियामेंट तक जाने का शायद एक वही केस है मेरे नॉलेज में। जस्टिस पीडी दिनाकरन सिक्किम हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रह चुके हैं। सन 2009 में राज्यसभा के सांसदों ने तत्कालीन सभापति हामिद अंसारी को एक पत्र लिखकर उनके खिलाफ कुल 16 आरोप लगाए और उनके खिलाफ महाभियोग लाने की तैयारी हुई थी। तत्कालीन उपराष्ट्रपति ने जस्टिस दिनाकरन के खिलाफ जांच के लिए 3 सदस्यीय समिति का गठन किया, लेकिन सुनवाई के कुछ दिन पहले ही दिनाकरन ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। वहीं जस्टिस सौमित्र सेन, जो कोलकाता हाई कोर्ट के जस्टिस रहे थे, दूसरे ऐसे जज थे जिन्होंने महाभियोग का सामना किया। सन 2011 में उनके खिलाफ अनुचित व्यवहार का आरोप लगा। इसके बाद राज्यसभा में जस्टिस सेन के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाया गया। राज्यसभा से प्रस्ताव पास होने के बाद मामला लोकसभा में गया। हालांकि लोकसभा में इस पर वोटिंग होने से पहले ही जस्टिस सेन ने इस्तीफा दे दिया। जस्टिस जेबी पर्दीवाला गुजरात हाई कोर्ट के जस्टिस थे। सन 2015 में आरक्षण के मुद्दे पर उन्होंने कुछ टिप्पणी की थी। इसके बाद राज्यसभा के 58 सांसदों ने महाअभियोग का नोटिस भेजा था। जब तक हामिद अंसारी इस मुद्दे पर कोई फैसला करते, जस्टिस पारदीवाला ने अपनी टिप्पणी वापस ले ली। इसके बाद महाअभियोग प्रस्ताव भी वापस ले लिया गया। 2015 में ही मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के जस्टिस एस.के. गंगेल के खिलाफ भी राज्यसभा में महाभियोग लाने की तैयारी हुई थी, लेकिन जांच के दौरान उन पर लगे यौन उत्पीड़न के आरोप साबित नहीं हो सके। इसके अलावा आंध्र प्रदेश तेलंगाना हाई कोर्ट के जस्टिस सी.वी. नागार्जुन रेड्डी के खिलाफ 2016-17 में 2 बार महाभियोग लाने की कोशिश की गई, लेकिन इन प्रस्तावों को कभी जरूरी समर्थन नहीं मिला। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। और आइए अब आपको बताते हैं महाभियोग के इतिहास के बारे में। दुनिया की बात करें तो ब्रिटेन से शुरू हुई ये प्रक्रिया लगभग हर देश में मौजूद है, लेकिन महाभियोग के जरिए संवैधानिक पद पर बैठे लोगों को हटाने के मामले विरले ही मिलते हैं। महाभियोग यानी इम्पीचमेंट शब्द का लैटिन भाषा में अर्थ है पकड़ा जाना। इस शब्द की जड़ें भले ही लैटिन भाषा से निकलती हों, लेकिन इसे वैधानिक तौर पर प्रक्रिया में ढालने की शुरुआत ब्रिटेन से मानी जाती है। ब्रिटेन में 14वीं सदी के उत्तरार्ध में महाभियोग का प्रावधान किया गया। इतिहास में महाभियोग चलाने के कई उदाहरण मिलते हैं, लेकिन कुछ चर्चित मामलों की बात करें तो इसमें ब्रिटिश संसद में भारत के पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स पर चला महाभियोग आता है। हेस्टिंग्स पर कलकत्ता में अपने शासनकाल में अनियमितताओं और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। उन पर 1788 से 1795 तक महाभियोग चला, लेकिन सिद्ध नहीं हो पाया। इंग्लैंड में हेस्टिंग्स के अलावा लॉर्ड मेलविले यानी हेनरी उंडस पर भी ब्रिटेन में महाभियोग चला। वो ब्रिटेन के पहले सेक्रेटरी स्टेट फॉर वॉर थे। उन पर सार्वजनिक पैसों के दुरुपयोग के आरोप पर ब्रिटिश संसद में महाभियोग चला, लेकिन वो भी सिद्ध नहीं हो पाया। इसके अलावा अमेरिका के संविधान के मुताबिक वहां के राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और दूसरे राज्य पदाधिकारी अपने पद से तभी हटाए जा सकते हैं जब उन पर राजद्रोह, घूस और दूसरे किसी प्रकार के कदाचार के आरोप महाभियोग के जरिए सिद्ध हो जाएं। हालांकि अमेरिका के अलग अलग राज्यों में महाभियोग के स्वरूप और आधार अलग अलग हैं। अमेरिकी इतिहास की बात करें तो न्यूयॉर्क राज्य में 1613 में वहां के गवर्नर विलियम सुल्जर पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया गया। इसके अलावा अमेरिका में कई राष्ट्रपतियों के कार्यकाल के दौरान महाभियोग के प्रस्ताव आए। इनमें 1833 में जॉन टेलर, 1868 में एंड्रयू जॉनसन, 1974 में रिचर्ड निक्सन, 1998 में बिल क्लिंटन शामिल हैं। इनमें एंड्रयू जॉनसन और बिल क्लिंटन ही ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति थे जिनके खिलाफ हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव में दोषारोपण हो पाया। हालांकि इराक युद्ध के लिए जॉर्ज डब्ल्यू बुश,
बेनगाजी और दूसरे मामलों के लिए बराक ओबामा और अपने व्यवहार के लिए डोनाल्ड ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिकी कांग्रेस सदस्यों ने महाभियोग लाने की बात कही। अन्य देशों में है, अन्य देशों में एक दूसरा प्रोसीजर भी है, एक लाइटर प्रोसीजर, मतलब इन हाउस प्रोसीजर होता है। एक तो इम्पीचमेंट है, वो पार्लियामेंट करते हैं, लेकिन उसके पहले थोड़ा लाइटर पनिशमेंट देने के लिए एक प्रोसीडिंग्स होता है। वो इन हाउस तो जजेस की एक जुडिशल कमेटी होती है, वो जुडिशल कमेटी इसकी जांच करती है और उसके बाद जुडिशल कमेटी अगर इनको दोषी पाती है तो इनको लाइट पनिशमेंट दिया जाता है, रिमूवल नहीं, इम्पीचमेंट नहीं, लाइट पनिशमेंट। जैसे इनको केसेस असाइन नहीं करते, इनको ऐसे रखा जाता है, तो इस तरह की जो लाइटर पनिशमेंट, वो प्रोविज़न कई देशों में है, यूके में है, शायद यूएस में भी है। दुनिया के दूसरे देशों में हाल ही के चर्चित मामलों की बात करें तो 1992 में ब्राजील के तत्कालीन राष्ट्रपति फर्नांडो कोलोरे डे मेलो पर भ्रष्टाचार के आरोप के बाद संसद के निर्णय से उन्हें राष्ट्रपति पद से हटा दिया गया। साल 2000 में पेरू के तत्कालीन राष्ट्रपति अल्बर्टो फुजिमोरी को भी पद से हटाया गया। उन्हें आजीवन कारावास की सजा भी दी गई। यूरोप के एकमात्र प्रमुख राज्य जिन्हें महाभियोग के परिणाम स्वरूप अपना पद छोड़ना पड़ा वो थे लिथुआनिया के रोलांडस पाकस। 2004 में लिथुआनिया की संसद ने उन्हें पद से बर्खास्त कर दिया। 2012 में पराग्वे के राष्ट्रपति फर्नांडो लुगो पर महाभियोग चलाकर उन्हें पद से हटाया गया। इसी तरह दक्षिण कोरियाई राष्ट्रपति पार्क ग्यून हाई पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे और उन्हें पद से बर्खास्त करने के अलावा उनके खिलाफ महाभियोग भी चला। भारतीय संविधान के मुताबिक विधायिका में सिर्फ राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग चल सकता है, लेकिन यह तभी संभव हो सकता है जब यह तय हो जाए कि राष्ट्रपति ने संविधान के विरुद्ध कार्य किया है। भारत में राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया बहुत जटिल है और मजबूत और साफ सुथरी लोकतांत्रिक प्रक्रिया होने के नाते इस तरह की कोई स्थिति देश में सामने नहीं आई। ब्यूरो रिपोर्ट, राज्यसभा टीवी। तो ये था आज का विशेष। उम्मीद है आपको हमारा कार्यक्रम पसंद आया होगा और आपको याद दिला दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम YouTube पर भी देख सकते हैं और वहां आपकी प्रतिक्रियाओं का हमें हमेशा इंतजार रहता है। देखते रहिए राज्यसभा टीवी। नमस्कार।